वाला मतलब कोई एक एग्जांपल लेके बता दीजिएगा क्वेश्चन करते समय। चलो देखते हैं अपन, जैसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं अपन जिसमें सीरीज पैरेलल है। अब थोड़ा आसान लूंगा क्वेश्चन में ताकि अच्छे से चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आए। कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लूंगा मैं। जैसे ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट है बस इसके अंदर, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है हमको। ये दो रजिस्टर जो है, एक को दे देता हूँ सपोज में 6 ओम, दूसरे को दे देता हूँ मैं 12 ओम। और ये जो रजिस्टर है ये अपन ले लेते हैं 1 ओम ले लेते हैं। और ये अपन सपोज 15 वोल्ट का सेल है हमारे पास। और हमसे पूछा है कि सब में करंट कितना है, सब रेजिस्टेंसेस में करंट निकालिए, सब रेजिस्टेंसेस में करंट निकालिए। तो ये करने के लिए सबसे पहले तो सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन करके सर्किट को जितना छोटा हो सके कर दो, जितना छोटा हो सके कर दो। सिंगल सेल है, ऐसे क्वेश्चंस को अपन छोटा कर सकते हैं, सिंगल सेल वाले क्वेश्चंस को। तो ये दो रजिस्टर जो दिख रहे हैं मुझे, ये साफ साफ दिख रहा है कि पैरेलल में, इनके दोनों टर्मिनल्स आपस में जुड़े हैं, तो ये पैरेलल में है। तो मुझे समझ में आ गया है कि ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। क्या आपको आया ये? यस सर। चलो, तो ये पैरेलल में है अगर, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा जल्दी? सर 1/2। हाँ, 12/, R1 into R2 upon R1 plus R2, 6 into 12 upon 6 plus 12। फटाफट करते आना चाहिए। 6 into 12 upon 6 plus 12 हो जाएगा, कितना होगा? 12 और 6 18, ये और ये 3, ये कितना आया? 4। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4 ओम। अब ये जोड़ घटाव गुणा भाग बचपन से कर रहे हो तो इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको समझाने की जरूरत नहीं मुझे। और ये आपको भी जल्दी आना चाहिए। अगर बचपन से पढ़ाई करी है अभी तक तो ये आना चाहिए, कैलकुलेशन फटाफट करते आना चाहिए, समझे? चलो, तो ये आ गया 4 ओम का रेजिस्टर। अब 4 ओम और ये 1 ओम मिलके क्या हो जाएगा? ये दोनों मुझे कैसे दिखेंगे? अच्छा, इनको हटा के पहले बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, है ना। मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ पहले। सबसे अच्छा तरीका होता है ना ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, डायग्राम बनाते चलो, उससे गलतियां नहीं होगी। तो मैंने डायग्राम बना लिया, इन दो को हटा के एक दिखाया बस, इन दो रजिस्टर को हटा के यहाँ सिंगल रजिस्टर दिखाया। कितने ओम का दिखाएंगे? उसे 4 ओम का हमने जो निकाला है इक्विवेलेंट। और ये ऊपर वाला रजिस्टर कितना था? 1 ओम का था। इधर 15 वोल्ट का सेल था। अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये दोनों कैसे है? सीरीज में सर। सीरीज में है ना। कितना आएगा इक्विवेलेंट इनका? सीरीज में तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? 5 सर। दोनों का सम कर देंगे तो 5 ओम आ जाएगा। दोनों का सम कर देंगे तो 5 ओम आ जाएगा। तो फटाफट इसको कर दिया 5 ओम। तो इन दो को हटा के अकेला रजिस्टर दिखा दो, डायग्राम बनाओ फिर से। उन दोनों के बदले अकेला रजिस्टर लगा दो। इन दोनों के टर्मिनल कहाँ जुड़े थे? यहाँ जुड़े थे। इन दोनों पॉइंट के बीच में अकेला रजिस्टर दिखा दो। डायग्राम की ड्राइंग कैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसी ड्राइंग करना है। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि डायग्राम की ड्राइंग वैसी होना चाहिए, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रजिस्टर को तुम यहां भी दिखा दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कनेक्शन सेम होना चाहिए बस। फिर बैटरी के टर्मिनल्स पे ये रजिस्टर जुड़ा है, यहाँ बैटरी के टर्मिनल पर रजिस्टर जुड़े थे, तो बस वो दिखना चाहिए कि बैटरी के टर्मिनल पे है। अब तुम रजिस्टर यहाँ दिखाओ, चाहे यहाँ दिखाओ, चाहे यहाँ दिखाओ, चाहे ऐसे एंगल पे दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम कोई ज्योमेट्रिकल शेप थोड़ी बना रहे, हम सर्किट बना रहे। तो सर्किट में बस कनेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बना दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 5 ओम का आ जाएगा। तो 5 ओम दिखा देते हैं। बैटरी कितने वोल्ट की थी? है 15 वोल्ट की थी। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है 5 ओम में 15 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है, तो इसमें करंट क्या आना चाहिए जल्दी बताओ? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर आना चाहिए। वेरी गुड। कैसे निकाला अपन ने? 15 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, 5 ओम का रजिस्टर, तो 3 एम्पियर का करंट। ये जो रजिस्टर 5 ओम आया था, अब बैकवर्ड चलो और देखो कि ये किससे आया था। ये 5 ओम असल में इन दोनों से आया था और ये दोनों सीरीज में है। तो ये बैटरी से 3 ओम का जो 3 एम्पियर का जो करंट है, वही 3 एम्पियर करंट यहाँ भी तो जाना चाहिए था, फिर वही 3 एम्पियर करंट Yes, यहाँ sir. तो घूमना चाहिए था। यस सर। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि इस 1 ओम में 3 एम्पियर करंट था, इस 4 ओम में 3 एम्पियर करंट था। मुझे समझ में आ गया कि इन दोनों में ही 3 एम्पियर करंट था। फिर ये सर्किट भी इससे आया था, तो ऐसे उल्टे चलते जाओ। अब वापस और उल्टा गए अपन। मुझे यहाँ 1 ओम में समझ में आ चुका है करंट कितना है, 3 एम्पियर है, तो 3 एम्पियर दिखाओ। 3 एम्पियर यहाँ पे जैसे आया तो मुझे दिखे दो रजिस्टर, इनमें मिलकर 3 एम्पियर जा रहा है। और ये दोनों कैसे जुड़े हैं आपस में? पैरेलल में जुड़े। कैसे जुड़े? पैरेलल में। तो पैरेलल में करंट इनमें डिवाइड करना पड़ेगा अपन को। कैसे डिवाइड करते हैं पैरेलल में करंट? अपन रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करते हैं। रेजिस्टेंस देखो क्या है, 6 और 12। रेशियो क्या होगा इसका? रेशियो क्या होगा?
1:2, उल्टा रेशो करो उसका, 2:1. 2:1। तो मुझे करंट को अब डिवाइड करना है 2:1 रेशो में, मुझे 3 एम्पियर को डिवाइड करना है 2:1 में। ये मैं लिख के कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पर ये सब आपको मन में कर लेना है, या आप ऐसा लिखोगे तो फिर हो गया देख के कल्याण, मतलब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा जल्दी से एग्जाम में। तो आप शुरुआत में लिख के कर लो, पर बाद में आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए। 3 एम्पियर को 2:1 में डिवाइड करना है, तो जो वो रेशो के नंबर आते हैं ना 2 और 1, ये क्या इनका सम क्या आएगा 3, उस सम से इसको डिवाइड करो। तो 3 एम्पियर को 3 से डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो पहले वाले रजिस्टर में करंट आ जाएगा, कितना हो जाएगा सॉल्व करके देखो 2 एम्पियर आएगा, और बचेगा 1 एम्पियर ही तो बचेगा, फिर तो दूसरा रजिस्टर में भेज दो। तो ऐसे डिवाइड कर लेना चाहिए, मतलब जो रेशो आ रहा है ना जिसमें करंट डिवाइड करना है, वो रेशो के नंबर्स क्या है पहले वो देखो। जैसे 2:1 है तो 2 और 1, 2 और 1 का सम करो 3 आएगा, जो टोटल करंट है उसको 3 से डिवाइड कर दो, फिर जिसमें 2 वाला जिसमें 2 रेशो चाहिए उसमें इंटू 2 कर दो, जिसमें 1 रेशो चाहिए उसमें इंटू 1 कर दो। तो ऐसे करके करंट डिवाइड कर सकते हैं अपन। आया क्या समझ में? यस सर। चलो अब बस बड़े क्वेश्चन जो होते हैं, मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो इसी को थोड़ा बड़ा कर देता, ये चीज आपको कई बार करना थी वहां पे, हाँ तो वो भी मतलब एक ही चीज करना है, तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया था। चलिए आगे चलते फिर। तो हमने सीरीज पैरेलल के बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखे हैं अभी, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं अपन, अब हम थोड़े से और टाइप के सर्किट्स देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज लिखिए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आईआईटी का बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार मैंने देखा है कि आईआईटी इस पे क्वेश्चन देती है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेसिकली 4 रजिस्टर का एक स्पेशल नेटवर्क है। देखिए मैं नेटवर्क बनाता हूं पहले, तो ये 4 रजिस्टर का स्पेशल नेटवर्क, जिसमें रजिस्टर्स को ऐसे जोड़ रखा है जैसे कि एक रोम्बस बन रहा हो, एक रेक्टेंगल बन रहा हो, या आप इसको जो भी शेप बोल सकते हो, स्क्वायर बोल सकते हो तो स्क्वायर बोल लो, आपकी जो इच्छा है बोलने की। अब इसके एक डायगोनल पे हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, सपोज यहाँ बैटरी लगा दी, बैटरी के साथ हो सकता है वो रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेन चीज है कि भाई इसके इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं नाम दे दूं, अगर पॉइंट्स को अगर नाम दे दूं, तो मैंने सपोज इसको नाम दे दिया ABCD। एक 4 रजिस्टर का जो अरेंजमेंट था, इसको मैंने एक रेक्टेंगल जैसा देख रहा हूं मैं, तो उसका नाम दे दिया ABCD। अब एक डायगोनल जो है उस पे लगाया सेल, मतलब एक्सटर्नल सर्किट लगाया, एक डायगोनल पे कोई बाहरी सर्किट जुड़ा हुआ है, और दूसरे डायगोनल पे देखो, अगर ये रजिस्टर्स मान लीजिए R1, R2, R3 एंड R4, अगर ये रजिस्टर स्पेशल कंडीशन फॉलो करे कि R1 by R2 इक्वल टू हो जाए R3 by R4 के, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर हो, मतलब R1 by R3 इक्वल टू R2 by R4 आ जाए, दोनों सेम चीज है। ये देखो R3 और R2 को बस इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, तो यही हो जाएगा। तो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, चाहे इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो हो जाए, या इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो हो जाए। अगर ऐसा हो रहा हो सर्किट में, तो हम बोलते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है। क्या बोलते हैं? ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलते हैं ब्रिज बैलेंस्ड है। इसमें क्या खासियत हो जाती है, इसमें जो पोटेंशियल है ना बी और डी पॉइंट के, वो इक्वल आ जाते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी इज इक्वल। अगर ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है तो पोटेंशियल बीडी के इक्वल होते हैं। एक डायगोनल जिस पे एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा था, उसके अपोजिट जो डायगोनल, दूसरा जो डायगोनल है, इन पॉइंट्स के पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं। ये स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इन पॉइंट के पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पोटेंशियल इक्वल है, तो इनके बीच में अगर कोई वोल्ट मीटर लगाएगा तो उसे क्या रीडिंग मिलेगी? वोल्ट मीटर लगाएगा तो उसे क्या रीडिंग मिलेगी? जीरो, बिल्कुल सही। वोल्ट मीटर क्या रीड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो जीरो रीडिंग मिलेगी। यहाँ कोई अगर एक रेजिस्टर लगा दे तो उसमें करंट क्या आएगा? जीरो सर, जीरो आएगा, है ना? क्यों आएगा जीरो? क्यों जीरो? जल्दी बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है सर। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे एमीटर लगा दे, तो उसे करंट कितना मिलेगा? 0 एम्पियर। जीरो मिलेगा, है ना? इस एमीटर में करंट ही नहीं जाएगा।
हर एमीटर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा सा, आइडियल मानते हैं तो 0 बोल देते हैं उसको, पर थोड़ा सा होता है। तो एमीटर में भी करंट आने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं होगा, तो एमीटर का भी करंट 0 बोलते हैं। ठीक है, तो इन दो पॉइंट के बीच में कुछ भी जोड़ो, चाहे वोल्ट मीटर जोड़ो तो रीडिंग 0, एमीटर जोड़ो तो रीडिंग 0, रजिस्टर जोड़ो तो उसमें करंट 0, तो ये स्पेशल बात हो जाती है। कोई कैपेसिटर यहाँ जोड़ दे तो उसमें भी चार्ज 0 हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप 0। तो ये खासियत होती है व्हिटस्टोन ब्रिज की। क्या है, समझ में आया आपको? यस सर। चलो, अब इसे प्रूव भी कर सकते हो आप, इसे आप खुद प्रूव भी कर सकते हो कि बीडी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए। कैसे प्रूव करोगे? वो थोड़ा सा लेंदी हो गया, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, कैसे प्रूव करोगे? प्रूव करने के लिए काम करो, पॉइंट ए और सी के पोटेंशियल मान लेना। मान लो कि सी पे पोटेंशियल 0 है, तो ए का पोटेंशियल मान लीजिए V है। ठीक है, मान लीजिए ए का पोटेंशियल V है। अब ये भी मान लो कि यहाँ कुछ करंट जा रहे हैं, मान लीजिए ऊपर I1 करंट जा रहा था और नीचे मान लीजिए I2 करंट जा रहा है। ठीक है, बाय किरचॉफ्स लॉ ए का पोटेंशियल आपने माना है V, यहां से आप यहां गए, अगर ए से इधर गए B पर गए, ए का पोटेंशियल और B के पोटेंशियल का डिफरेंस अगर लिखे, VB माइनस VA लिखे, तो क्या आएगा? VB माइनस VA का मतलब होता है A से B जाना, VB माइनस VA का मतलब A से B जाना, तो A से B गए, तो A से B जाओ, तो क्या आएगा बोलो? माइनस I1 R1। माइनस I1 I1 R1 है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपन किरचॉफ्स लॉ में हमने लिखना सीखा है, तो आ जाएगा माइनस I1 R1। माइनस क्यों लगा रहे हैं अपन? क्योंकि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेजिस्टर में। ऐसे ही ए से डी जाओ, अगर पोटेंशियल ऑफ डी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, वो क्या आएगा? माइनस I2 R2। यस सर। यस सर। तो यहाँ से तुम VA को V लिखकर, VA को V लिख के B और D का पोटेंशियल लिख सकते हो, क्या आएगा? अब ऐसे इधर लिख लो, ऐसे इधर लिख लो, यहाँ पे लिख लीजिए, तो B से C गए अगर, तो पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ C, ये आ जाएगा C से, ये तो मैंने C से B जाना लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तो हो जाएगा I1 इंटू R2, होगा होगा ना? यस सर। यस ठीक है, सर। C से B गए तो वैसे ही D पे आ जाते हैं, चलो C से, तो हो जाएगा I2 R4। ठीक है, अब ये I2 वाले जो ये है ना, ये सब, ये VC तो 0 है, अपन ने 0 माना था VC को, तो उसको 0 लिख लो, ये भी 0 है, तो यहाँ से VB और VD की कुछ वैल्यू आ गई। VB आ गया I1 R2 और VD आ गया यहाँ पे I2 R4, और जरा उधर से VA को V लिखकर VB और VD की वैल्यू लिख लो, इसको V लिखकर VB और VB की वैल्यू लिख लो। ठीक है, अब B की जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो चाहे यहाँ से निकालो चाहे वहां से निकालो, इक्वल आनी चाहिए, वो कंडीशन लगा लो, वैसे नीचे भी कंडीशन लगा लो, तो उससे I1 I2 में कंडीशन आएगी, और फिर VB और VA इक्वल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे देखो ये I1 R2 और ये इक्वल हो जाए, अपन करते हैं आगे सॉल्व करके, यहाँ VA और VB को मैं इधर लेके आता हूँ, तो यहाँ से VB आ जाएगा, VA को इधर लाया तो V माइनस I1 R1, और VD आ गया मेरे पास V माइनस I2 R2। ठीक है, चलो, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे VB में I1 R2 है, वहां पे VB में V माइनस I1 R1 है, तो एक काम करें कि I1 की वैल्यू लिख दूं क्या? I1 को लिख दूं VB बाय R2, चलेगा? I1 को लिख सकता हूँ VB बाय R2, मैं वहां ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ पहली इक्वेशन में, इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया VB इक्वल टू V माइनस I1 R1 लिखा था, और I1 को लिख देता हूँ VB बाय R2। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बन रही है, ये टर्म अगर इधर उठा के ले आया और कॉमन ले लिया तो 1 प्लस R1 बाय R2 इक्वल टू V, या फिर VB की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ V, ये आ गई VB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को लेके चलो और VD की वैल्यू निकाल लो, इसमें I2 को लिख देना, I2 को लिख देना VD बाय R4, VD बाय R4, और सॉल्व करोगे तो ये आएगा V अपॉन 1 प्लस R2 बाय R4, ये आ जाएगा सॉल्व करके R2 बाय R4। यस, ये आ गया B और D के पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ V।
अब बताइए ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब R1 और R2 इक्वल। अरे R1 R2 इक्वल होने की जरूरत नहीं है, ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो आ जाए, यस सर, Yes, देखिए sir. है ना? देखो अगर ये रेशियो इक्वल है जो यहाँ लिखा था मैंने, वही चीज बन गई यहाँ पर। ये रेशियो अगर इक्वल है, अगर ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो, VD माइनस V में R3 आएगा। VD माइनस V3 में R3 आएगा। यहाँ पे I2 लिख दिया मैंने। अच्छा ये R3 था ना? हाँ ये R3 होना चाहिए सर, दिस माय मिस्टेक, इट शुड बी R3। यहाँ पे R3 लिखा होना चाहिए था, ये टर्म R3 आ जाएगा। चलो अब सही हो गया वो। तो देखो ये कंडीशन आ गई है, अगर ये रेशियो बराबर आ गए है, ये दोनों चीज का रेशियो इक्वल टू इनका रेशियो, देखो ये पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे ना, साफ साफ दिख रहा है। यस सर। बस ये प्रूव हो गई कंडीशन हमारी, प्रूव हो गई हमारी कंडीशन, ये कंडीशन भी प्रूव हो गई हमारी। चलिए तो यू कैन नोट इट डाउन, वेटस्टोन ब्रिज क्या होता है और उसमें बीडी का पोटेंशियल कब इक्वल होंगे। अब आप इससे एक चीज और समझ सकते हो, एक चीज और समझ सकते हो आप। देखो यहाँ पे अगर R1 बाय R2 ज्यादा हो जाए R3 बाय R4 से, R1 बाय R2 ज्यादा हो जाए R3 बाय R4 से, तो बीओडी के पोटेंशियल का क्या रिलेशन आएगा? R1 बाय R2 ज्यादा हो जाए R3 बाय R4 से, क्या होगा? तो VD greater than VB. if R1 by R3, sorry, R1 by R2 is greater than R3 by R4, ये इससे ज्यादा है तो VD बड़ा हो जाएगा। नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में बड़ी चीज आ गई तो VB छोटा हो जाएगा, तो VB will be less than VD। ठीक है, मतलब आप ऐसा याद रख सकते हो कि ऊपर वाली ब्रांच में अगर रेशियो ज्यादा हो गया नीचे वाली ब्रांच से, तो यहाँ का पोटेंशियल कम, यहाँ का ज्यादा, जहाँ रेशियो ज्यादा वहाँ पोटेंशियल कम, ऐसा भी याद रख सकते हो। जहाँ रेशियो ज्यादा वहाँ पोटेंशियल कम। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो अब ये आपको एक चीज ये भी फायदा दे देगा कि किसी क्वेश्चन में व्हीटस्टोन ब्रिज अगर अनबैलेंस्ड है, तो यहाँ कोई रेजिस्टर लगा दिया किसी ने, तो आपसे पूछ सकते हैं इसमें करंट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो आप देख लो पोटेंशियल किधर जा जाने वाला है, जिधर हायर पोटेंशियल जिधर लोअर पोटेंशियल, तो हाई टू लो करंट जाता है। तो आप वैसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, समझे? Yes, sir. चलिए प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ा अपन ने, और ब्रिज की बैलेंस होने की कंडीशन समझी अपन ने, बैलेंस होने की कंडीशन की अपन ने निकाल रखी यहाँ पे। उससे क्या होता है, बीओडी का पोटेंशियल इक्वल होता है, और अगर रेशियोज इक्वल नहीं आ रेजिस्टेंस के तो क्या होगा वो भी अपन ने देख लिया। नोट इट डाउन, फटाफट नोट करिए। सर हाँ, आपने जो किरचॉफ लॉ लगाया है वो एक बार बता दीजिए। किरचॉफ लॉ लगाया, फिर से बता देते हैं। बी पर गए हैं ए से, ए से बी पर गए, ए से बी पर जाना तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा वो लिख दिया मैंने, जो भी मैं यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहा है, और वैसे इधर का पोटेंशियल ड्रॉप लिख दिया मैंने। ये समझ में आया क्या? यस सर। बस, और बिल्कुल वैसे मैंने सी से डी गया और सी से बी गया, सी से बी गया तो बीबी माइनस बीसी, सी से बी गया तो बीबी माइनस बीसी, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, करंट नीचे जा रहा है, मैं उल्टा जा रहा हूँ। करंट कितना था I1, I1 के उल्टा जा रहा हूँ, I1 R2 होना चाहिए, उल्टा जाने पे प्लस लिखते अपन, वैसे VD माइनस VC लिख दिया मैंने। ठीक है, और फिर इन्हें सॉल्व कर लिया आगे। ओके सर, थैंक यू सर। वेरी गुड। चलिए सब नोट हो गया है तो अपन आगे बढ़े। यस सर। हमने पढ़ा व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 18 समय ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं। देखते जाओ क्वेश्चन और करते जाओ। और ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर मैं कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिखूं, इसका मतलब वो क्या होता है? R होता है सर। बिल्कुल सही। करते जाइए, पहला क्वेश्चन ये।
सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहले इन चार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। चारों क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है कि ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? आई होप कि पहला क्वेश्चन तो हो गया होगा सबका अभी तक। सॉल्व करते हैं। जब मैंने कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब सब आर है, तो मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको, तो ये सब आर रेजिस्टेंस है। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, हमारे पास ए पॉइंट से एक रजिस्टर है आर जो यहां गया, इसको नाम दे देते हैं चलिए सी। फिर एक ए से ही रजिस्टर जा रहा है यहां तक, जिसे नाम दे देते हैं चलो डी। और फिर सीडी से एक एक रजिस्टर बी तक गया है। तो अगर केयरफुली ऑब्जर्व करो तो ए से दो रजिस्टर सीडी पर और फिर सीडी से दो रजिस्टर बी पर। ये दोनों और ये दोनों ये मिलकर एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा एक नेटवर्क बना रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नेटवर्क बना रहे हैं जिसके एक डायगोनल पे, अगर आप एबीसीडी यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसा मान लो, जिसका एक डायगोनल एबी है, दूसरा डायगोनल सीडी है, तो देखो एक बीच वाले डायगोनल पे रजिस्टर है और एक डायगोनल पे एक्सटर्नल पॉइंट है, और रेशो इक्वल है। देखो यहाँ अब ध्यान से देखें, रेशो इक्वल। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस्ड है, असल में ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस है, इसका थोड़ा सा नेटवर्क में साइड में दिखाओ आपको। यहाँ पे कुछ ऐसा नेटवर्क दिख रहा है मुझे, छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने, जो नेटवर्क मुझे दिख रहा था उसका। मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और मैंने सीडी पॉइंट्स माने हैं, और सीडी के बीच में भी एक रजिस्टर है, ये रहा। और ए से सी, ए से डी, सी से बी और सी से डी, इन सभी ब्रांच में एक एक रजिस्टर है।
मैं कनेक्शन ध्यान से देखो तो व्हीटस्टोन बीजी बन रहा है ये, और वो भी बैलेंस्ड है क्योंकि रेशियो इक्वल है। बैलेंस है तो बीच वाला रेजिस्टर का कोई मतलब नहीं रहता, ऐसा हटा सकते हैं हम क्योंकि इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो बीच वाले रेजिस्टर को रिमूव कर दो, और जैसे इसे रिमूव करा तो यहाँ पे आर और यार, ये आर और यार, ऊपर 2R नीचे 2R, 2R और 2R पैरेलल में आर आ गया। बताइए समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आर आ रहा है। ये जो छोटा सा सर्किट दिख रहा है इसकी हर ब्रांच में आर रजिस्टर है, बीच वाला हट जाएगा क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो ये आर और आर सीरीज में हो गए, ए और बी के बीच में यहाँ पे 2R हो गया, यहाँ 2R हो गया, 2R और 2R पैरेलल में यू विल गेट आर। आया पहला क्वेश्चन समझ में? यस सर। किसी को कुछ भी समस्या फर्स्ट क्वेश्चन में? नो सर। वेरी गुड, पहला आ गया तो दूसरे पे आते हैं अपन, अब सेकंड पे आते हैं अपन, है ना। सेकंड में ये रहा पॉइंट ए, यहां से एक रेजिस्टर देखो डायरेक्टली बी से जुड़ा है, ए से एक पॉइंट यहां जा रहा है, और यहां से क्या हो रहा है इसको नाम दे देते, चलो कुछ इसको नाम दे देते, चलिए अपन क्या नाम दे, एम दे देते, एम, ठीक है। एम से एक रेजिस्टर गया पी, एम से एक रेजिस्टर गया क्यू, एम से एक रेजिस्टर गया क्यू, एम से एक रेजिस्टर गया पी, पी से क्यू के बीच में एक रेजिस्टर जुड़ा है, पी से क्यू के बीच में एक रेजिस्टर जुड़ा है, और पी क्यू से एक एक रेजिस्टर बी पर भी गए। तो आप अगर सर्किट देखें थोड़ा सा शॉर्ट इसको बनाए, यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एक तो एक डायरेक्ट रेजिस्टर जुड़ा था, उसको मैं ऊपर अलग से दिखा देता हूँ। ये ए और बी के बीच में एक डायरेक्ट रेजिस्टर जुड़ा था, ये इसको दिखा दिया मैंने। इसके अलावा क्या हुआ है, ए से एक रेजिस्टर गया एम पर, फिर एम से पी क्यू एक एक रेजिस्टर गए, और पी क्यू से एक एक रेजिस्टर गया है बी पर। अगर आप ध्यान से देखें तो एम से एक रेजिस्टर गया पी पर, एम से एक रेजिस्टर गया क्यू पर, तो एम से एक रेजिस्टर गया पी पर, मेरा जो डायग्राम बन रहा है ध्यान से देखना है, एक गया क्यू पर, पी के बीच में एक रेजिस्टर है, पी क्यू के बीच में एक रेजिस्टर है, उसके बाद पी क्यू से एक एक रेजिस्टर बी गया हुआ है, पी क्यू से एक एक रेजिस्टर देखिए बी गया हुआ है। तो अगर मैंने डायग्राम अच्छे से बनाकर देखा तो क्या समझ में आया है हमको, ये वाला नेटवर्क देखो, एम से बी के बीच का नेटवर्क देखो, ये क्या है, बैलेंस है, और बैलेंस है तो बीच वाला हट जाएगा ना। यस जैसे सर। बीच वाला हटा तो ये सब आ रहे, सब आ रहे, तो ऊपर आर और आर 2R, नीचे आर और आर 2R, 2R और 2R पैरेलल में आर हो गया, ये आर और ये आर सीरीज में, तो ये आर और आर सीरीज में हो गए 2R, ऊपर एक आर, 2R और आर पैरेलल में 2R/3, इसका आंसर आने लग गया 2R/3। ठीक है, अब आंसर कैसे निकाला वो तो आपको आना चाहिए, है ना। मैंने जो सॉल्व करा है आपको समझाने के लिए सॉल्व नहीं करा है, वो मैं सॉल्व कर रहा था, ये तो आपको सॉल्व करते आता है, और इसके बाद जो सर्किट बनेगा वो आप कर सकते हो, तो आप करके देखना 2R/3 आएगा। आएगा समझ में? यस सर। चलो, तो देखा कैसे मैंने पहले तो सर्किट को ड्रॉ करा अच्छे से, थोड़ा सा सर्किट सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करा, और सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करते समय मैंने देखो सारे पॉइंट्स को नाम दे दिए थे, और मैं कनेक्शन देखते जा रहा था, जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पहले तो उन्हें सबसे आखिरी में बना दिए मैंने, सबसे एंड्स में बना दिए, उनके बीच में जो रजिस्टर है मैंने एकदम डायरेक्ट बीच में नहीं दिखाया उसको साइड में दिखाया। सबसे बड़ा पाथ सबसे पहले ड्रॉ करो, हमेशा जब भी आपको दो पॉइंट के बीच में आपको सर्किट बनाना हो तो सबसे बड़े पाथ से जाकर सर्किट पहले बनाओ, वो उससे क्या होगा, सर्किट डायग्राम छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा पाथ पहले बनाओ, बाद में छोटे, डायरेक्ट पाथ को सबसे एंड में दिखाओ, इससे सर्किट छोटा बनेगा। समझे बात? चलिए, आया क्या क्वेश्चन है समझ में अच्छे से? बच्चे बोल रहे हैं वेरी गुड। यस। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, थर्ड पे चलते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क दिख रहा है। सबसे पहले तो ढूंढो कौन से पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हमसे, तो मुझसे पूछा था ए बी के बीच में। ए कहाँ है, देखो यहाँ दिख रहा है ए, लिखा हुआ ए, यहाँ दिख रहा है बी, है ना। अब जरा नेटवर्क समझने की कोशिश करो कि ए और बी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ी हुई चीजें। तो ये मुझे 6 और 6 कैसे दिख रहे हैं, सबसे पहले तो सीरीज में दिख रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर दो ना सीरीज को, यस सर। ना छोटा करते जाओ ना अपन, क्यों टाइम लगा। तो 6 और 6 क्या हो जाएगा सीरीज में, जल्दी बोलो।
ये 6 12 ये 6 सर 12 कर दो इसको। 12 अच्छा इस 12 के Yes, साथ sir. ये 6 कैसे आने वाला है फिर पैरेलल पैरेलल में? तो 12 और 6 का पैरेलल भी कर ही देते ना एक साथ ही, क्या आएगा? यस 4 सर 4 आ जाएगा। तो इन सबको मैंने सॉल्व करके देखा, मुझे मिल रहा है 4 ओम रजिस्टर, मुझे दिख रहा है 4 ओम का रजिस्टर। इन सबको सॉल्व करा तो 4 ओम हो गया। अच्छा ये 4 और ये 2, उसके बाद इधर 4 और इधर 2। तो अगर आप इस तरह से देखो तो ये 4 और 2, ये 4 और 2 और बीच में एक रजिस्टर। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये 4 और 2, ये 4 और 2 और बीच में एक रजिस्टर। बैलेंस फिट स्टोन है सर। यस सर बैलेंस शीट है बिल्कुल सही। तो बीच का 5 ओम तो कोई मतलब का नहीं रह गया, बैलेंस है यस तो इसको हटाओ। फिर इधर 4 और 4 सीरीज में 8, 2 और 2 सीरीज में 4, फिर 4 इंटू 8 अपन 4 प्लस 8 इक्वलेंट आ जाएगा 4 इंटू 8 अपन 4 प्लस 8, 4 इंटू 8 अपन 4 और 8 12, तो ये आ गया 8/3 ओम आंसर। आया समझ में क्या? यस सर Yes, देख sir. लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। क्या आया अच्छे से? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, है ना? सभी बच्चे, 2-3 बच्चे हमेशा रिप्लाई करते हैं उन्हें आ गया, बाकी बच्चे भी बेटे देख रहे हैं ना? यस ओके, अगला क्वेश्चन करो फिर जल्दी से। नवदीप आपको आ गया? यस सर। खुशी बंसल? यस सर। गुड। राजवीर? यस सर आइए। आ गया। फिर योगेश? यस सर। आ गया। वेरी गुड, सभी बच्चों को आ रहा है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं फिर अपन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है, समझने की कोशिश करो अच्छे से। कुछ सीरीज पैरेलल कहीं कुछ दिख रहा है क्या? कोई रजिस्टर आपको सीरीज में या पैरेलल में ऐसा कहीं समझ में आ रहा है क्या? क्या ये 3 ओम और 3 ओम सीरीज में है क्या? पैरेलल नो सर। सीरीज में नहीं। नो क्यों? इस 3 ओम का ये टर्मिनल, इस 3 ओम का ये टर्मिनल आपस में जुड़े, तो उनको सीरीज में मान नहीं सकता क्या मैं? सर पोटेंशियल डिवाइड होता है ना। सर। हाँ सर पोटेंशियल अलग है ना दोनों एंड का। कैसे? सर वो 3 ओम का बी पॉइंट से भी कनेक्ट है ना। हाँ तो ये बी से कनेक्टेड तो चलेगा ना, उससे क्या दिक्कत है मुझे? मतलब इनका एक टर्मिनल आपस में जुड़ा तो इनको सीरीज में नहीं बोल सकता क्या मैं? कुछ बच्चे बोल रहे हैं यार। करंट डिवाइड होगा अगर ना। करंट B2 है जाएगा तो सीरीज में होंगे ना। हाँ ठीक है, मतलब आपका कहीं से थोड़ा थोड़ा सही पकड़ रहे हो, असल में सीरीज में नहीं है। क्यों सीरीज में नहीं है? क्योंकि हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। इसका मतलब आपको ए पॉइंट से कुछ सर्किट जोड़ेंगे आप, यहाँ पे बाहरी कुछ चीज जुड़ रही होगी यहाँ पे। जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है उनके बीच में अपन बैटरी या कुछ जोड़ने वाले हैं, मतलब ए पॉइंट से कुछ जुड़ने वाला है। ए से अगर कुछ जुड़ेगा तो ये कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में सेम करंट जाएगा, यस सर तो अपन इनको सीरीज में नहीं बोल सकते। अगर ए से कुछ नहीं जुड़ने वाला था तो मैं बोल सकता था सीरीज में, पर हमें तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है तो सीरीज में नहीं बोल सकते। चलो ये तो सीरीज में नहीं दिखे। अच्छा ये 4 और तो ये 4 ये पैरेलल में है क्या? इनके इधर वाले टर्मिनल तो जुड़े और दूसरे दो टर्मिनल आपस में जुड़े नहीं है, तो पैरेलल नहीं है। फिर ये 2 ओम, इसके साथ तो मुझे कुछ सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है। अच्छा ये 6 और 3 दिख रहे हैं मुझे, देखो यस सर Yes, पैरेलल। sir. 6 और 3 के इधर के टर्मिनल भी आपस में जुड़े और इधर के भी जुड़े, तो ये तो पैरेलल में दिख रहा यस सर है ना? तो ये पैरेलल में है अगर, तो चलो इनका पैरेलल कर देते हैं। 6 और 3 का पैरेलल क्या आएगा? 2 आएगा। तो है ना, तो एक काम करते हैं ना, इन्हें हटा के 2 ओम देख लेते हैं अपन। मत मान लो यहाँ 2 ओम लगा हुआ है। अच्छा ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम और बीच में 4 ओम,
ये क्या बन रहा Yes, sir. Balance. Wheatstone bridge. Wheatstone bridge, Wheatstone sir. bridge बन रहा Wheatstone है bridge. ना? अगर इस Balance. पॉइंट से बी के बीच में देखें तो हमें Wheatstone bridge दिख रहा है यहाँ पे। ये Yes, 4 sir. और 4, ये 2 और 2, बैलेंस रेशो इक्वल है। देखो 4 और 4 का रेशो 1:1। यहाँ 2 नीचे भी 2 आ गया था पूरा सॉल्व करके, और ये बीच का 4 ओम से हट जाएगा, है ना? Yes, इसका sir. मतलब ऊपर 6 ओम, 4 और 6, 4 और 2 6 हो जाएगा, नीचे भी 4 और 2 6, 6 और 6 पैरेलल 3 ओम। 3 यहाँ ohm. पे इक्विवेलेंट सॉल्व करके 3 ओम, और ये 3 ओम इधर जुड़ा है तो ये 6 ओम, और ऊपर Yes, से sir. 3 ओम, 6 और 3 का Parallel. पैरेलल 2। 2. 2, sir. फाइनली इक्विवेलेंट आने वाला है 2। आगे इसको सॉल्व करके 2 ओम आने वाला है। अगर ये समझ नहीं आया कि 2 ओम कैसे आया तो कुछ नहीं करना है, सर्किट बनाना है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको ड्रॉ करिए, हवा में मत करिए, ड्रॉ करिए। इन 2 को पहले 2 ओम दिखाओ, फिर देखो कि व्हीटस्टोन बना, व्हीटस्टोन में बीच वाला हटाओ, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके करो, आपको आ जाएगा। अब मेहनत करना पड़ेगी, आपको ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा तो आपको आ जाएगा। ड्रॉ नहीं करोगे तो मैं कितना भी समझा लूं आपको कभी नहीं आएगा। जब तक खुद से नहीं करोगे जब तक नहीं आएगा। तो आप ड्रॉ करिएगा इसका आगे, तो देखिएगा 2 ओम आने वाला है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, है ना? हाँ, ये चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगी चीजें, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कभी नहीं आएगी। मेरे 50 बार समझाने से भी आपको नहीं आएगा उतना जितना आप 50 क्वेश्चन कर लोगे तो। ठीक है? तो मेन चीज होती है कि आप लोग क्वेश्चन करो, नहीं आया तो पूछो मेरे से, आप अपना सॉल्यूशन भेजो मुझे, देखो मैं आपके सॉल्यूशन में देख के बता दूंगा कि आपने कहाँ गलती करी है। पर जब तक आप नहीं करोगे आपको नहीं आने वाला। ठीक है? और प्रैक्टिस आपको करना है। चलो, तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चन करे। अब 1-2 क्वेश्चन और इच्छा हो रही मेरी देने की, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस, तो वो देखते हैं अपन। ड्रॉ करते जाइए। ये सारे रेजिस्टर्स आर है, और रेजिस्टर्स आर आर, बैटरी का ईएमएफ ई है, एंड ऑल द रेजिस्टर्स आर आर, सभी रेजिस्टर आर है। मैंने देखिए आपको एक एमीटर एक वोल्टमीटर दिखाया है। यहाँ पर एक एमीटर लगा रखा है मैंने, ये रजिस्टर एक है यहाँ पर, ये भी आर है, यहाँ एक एमीटर है, और ये पूरा आपको नेटवर्क दिख रहा है। आपको एमीटर एंड वोल्टमीटर की रीडिंग बताना है। करिए, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर एंड वोल्टमीटर का आइडियल, एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। Find reading of ammeter and voltmeter. All the resistances are R.
सर क्वेश्चन रिपीट कर दिए सर, नेटवर्क चले गया। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? अमीटर एंड वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। ये क्वेश्चन है, सारे रजिस्टर्स आर है, वो बैटरी ईएमएफ की है। ओके अमन का आंसर आ गया मेरे पास। अमन वेरी गुड। चलो अमन ने क्वेश्चन कर लिया, तो अमन के लिए एक और क्वेश्चन। यहाँ पर भी एमीटर लगा दिया, बताओ इसकी भी रीडिंग निकालो अमन। 2 एमीटर कर दिए, चलो दूसरे एमीटर की रीडिंग भी निकाल लो। वेरी गुड अमन, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी जल्दी, हरी अप। अमन ने देखो सारे आंसर्स निकाल दिए। अच्छा, आपके आंसर नहीं आ रहे? बहुत देख रहा हूं मैं। कल भी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था, आज भी नहीं दिख रहा मुझे अभी तक। तो अच्छा, आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। विकास वेरी गुड। हाँ, कहाँ पे पहुंचे आप आस्था? यस सर। क्या है सर आंसर? निकाला नहीं, अभी निकाल रही हूँ। चलो, कहीं बिटस्टोन भी दिख रहा है क्या? ये सर एंड में बनेगा। एंड में कहाँ पर? मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट्स को, तो आप बता पाओगे अच्छे से मुझे। मैं नाम दे देता हूँ। चलो, तो इसको मैंने बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, इसको मैंने बोल दिया R, इसको मैंने बोल दिया। अच्छा, रेजिस्टेंस भी R है, तो इसको कुछ और बोल देता हूँ मैं, M बोल देता हूँ। फिर इसको बोल देते हैं N, है ना? फिर इसको भी नाम दे देते हैं O, दे देते O। ठीक है, बताओ आपको किन पॉइंट्स के बीच में बिटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? किन पॉइंट्स सर P Q S और M। P Q S और M। वेरी गुड, वेरी गुड, सही कहा आपने। आप अगर ध्यान से देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये 2 रजिस्टर्स R और R, ये 2 रजिस्टर्स R और R, और ये इक्वल रेशो के, R और R का रेशो, R और R का रेशो इक्वल। और देखिए बीच में Q और S जो एक डायगोनल जैसा है, अगर हम P S M Q इसको एक रेक्टेंगल जैसा ड्रॉ कर दे, एक रोम्बस जैसा ड्रॉ कर दो, आप अगर कनेक्शन देखें तो P से 2 रजिस्टर, एक गया है Q पर, एक गया है S पर। अब ध्यान से देखिए, P से एक रजिस्टर गया है ये Q, तो ये भी Q पॉइंट होगा, पोटेंशियल वाइज सेम होंगे। P से एक रजिस्टर गया Q पर, P से एक रजिस्टर गया S पर, तो P से एक रजिस्टर Q, एक रजिस्टर S। फिर S से एक रजिस्टर गया इस पॉइंट पे जो M से जुड़ा हुआ है, तो ये M है। एक रजिस्टर S और M के बीच में जुड़ा है, फिर एक रजिस्टर यहाँ पे M और Q के बीच में जुड़ा है। और देखिए Q और S के बीच में एक रजिस्टर है जो एमिटर से, यहाँ एक रजिस्टर है और एमिटर है। आप ध्यान से देखो, आपको P Q M S ये जो एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये बिटस्टोन ब्रिज है। आप देखेंगे बिटस्टोन ब्रिज है। सभी बच्चे दिखा गया? सभी बच्चों को? यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो ये बिटस्टोन ब्रिज दिख रहा है हमको, दिख रहा है यहाँ पे रेशो देखो, R और R का 1:1 या R और R का 1:1। तो बीच में करंट क्या जाएगा? 0। तो इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी? 0। इसकी रीडिंग दिखाई मैंने 0, ठीक है। इसकी रीडिंग एमीटर की क्या आने वाली? 0। बोलो, आया क्या चीज समझ में आपको? साफ साफ दिख रहा है कि P से लेके M तक ये जो पूरा आपके पास सिस्टम है, यहाँ पर ये सब सॉल्व करके मुझे बिटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। तो इधर एमीटर की रीडिंग 0 आएगी। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा?
ये सारे ही आर थे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, आर और आर, ये बीच का तो हटा सकता हूं मैं, आर और आर का सीरीज 2R, P और M के बीच में इधर 2R और 2R और 2R पैरेलल में R, तो ये सब सॉल्व करके R रेजिस्टर बनने वाला है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ इन सब को सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बन रहा है। फिर वापस इधर आ जाओ, P O N M इनके बीच में देखो, P से M के बीच में, P से M के बीच में अभी मैंने बात करी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, R, इन सबको सॉल्व करके R बन रहा है P से M के बीच में। फिर M से N देखो एक R जुड़ा हुआ है, M से N, फिर P से एक O रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, देखो P से O के बीच में एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है R, और O से M के बीच में जुड़ा हुआ है, O से N के बीच में जुड़ा हुआ है। तो आप अगर देखेंगे P से O, P से M, ये दो रेजिस्टर, फिर O से N और M से N, ये दो रेजिस्टर, और यहाँ बीच में ये M पॉइंट है, ये भी M पॉइंट होगा, ये देखो ये बीच में वोल्ट मीटर है, अगेन एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर आप इसको इक्विवेलेंट R दिखा दो तो ये देखो फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, दिखा? Yes, sir. डबल पर सर ONM तो सीरीज में है। ONM सीरीज में है। अच्छा अच्छा, M पॉइंट का एक्सटर्नल कुछ नहीं जुड़ा है। यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट। थोड़ी सी मेरी गलती हो गई, बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना? ये ONM तो सीरीज में है, यस, तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। चलो तो एक काम करते, इधर तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा, बिल्कुल सही कहा आपने, इधर तो बन गया था ना, तो इसको तो R कर देता हूं ना मैं, चलेगा? यस यू आर करेक्ट, ये व्हीटस्टोन नहीं बन रहा, दूसरा व्हीटस्टोन नहीं बन रहा है यहाँ पे। मुझे है ना ये बैटरी को यहाँ जोड़ के देना था, यहाँ जोड़ के देता तो सही हो जाता क्वेश्चन, पर मैंने गलती कर दी। चलो तो दूसरा व्हीटस्टोन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, एक तो बना। अब एक को सॉल्व करके देखते ना, सर्किट छोटा हो गया तो क्या बनेगा, ये बैटरी का EMF E, यहाँ पर एक एमीटर आ गया A, फिर हमारे पास यहाँ पे O पॉइंट, यहाँ से मुझे एक रेजिस्टर दिख रहा है N तक जा रहा है, एक रेजिस्टर M तक जा रहा है, वो M पॉइंट यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ मैं, और M से लेके P के बीच में ये सब सॉल्व करके R रेजिस्टर आ रहा था, तो P और M के बीच में एक R रेजिस्टर था, वो दिखा दिया। P से O के बीच में भी एक रेजिस्टर R है, ये दिखा दिया, ठीक है? ये मैंने इन सबको सॉल्व करा, तो P से लेके M के बीच में एक R रेजिस्टर दिखाया ये, फिर M से एक N दिखाया और N से O दिखाया। तो अब देखो ये आसान सर्किट है, ये O और M के बीच में अभी आपने बताया मुझे ये सीरीज में, तो ये सीरीज में बना दूंगा मैं। सीरीज में क्या हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। वोल्टमीटर भी तो था, क्या? वोल्टमीटर सर। हाँ, वोल्ट मीटर का रेशियो इनफाइनाइट होता है, उसे लगाने की जरूरत नहीं है। वोल्ट मीटर का रेशियो इनफाइनाइट होता है, उसमें कोई करंट जाने नहीं वाला है। आप चाहो तो दिखा लो, आपकी इच्छा है तो दिखाने की, पर वोल्ट मीटर में कोई करंट जाएगा नहीं। तो ये दोनों मिलके क्या है, सीरीज में रेजिस्टर 2R हो गया, ठीक है? वोल्ट मीटर में कोई करंट जाएगा नहीं, तो अभी हटा रहा हूं मैं, इधर 2R रेजिस्टर हो गया, उसके बाद ये देखो ये R भी तो आ गया सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, दिखा? देखो ये तीनों सीरीज में, फिर 3R उसके पैरेलल में R हो गया, ये 3R उसके पैरेलल में R हो गया, 3R इंटू R अपन 3R प्लस R, ये सॉल्व करके आ जाएगा 3R/4। तो उसको सॉल्व करके मेरे पास बचा यहाँ बैटरी, एक रजिस्टर यहाँ R था, और इधर सब सॉल्व करके आ रहा है 3R/4, ठीक है? तो ये 3R/4 या R ये जुड़ जाएंगे सीरीज में, तो 7R/4, तो बैटरी का EMF E, तो यहाँ से जो करंट आने वाला है बैटरी से हो जाएगा E/7R/4, मतलब 4E/7R, इतना करंट आ गया सेल से। अब वो करंट आया यहाँ 4E/7R, वो करंट गया यहाँ, इसमें ये दो पैरेलल में रेजिस्टर है, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। रेजिस्टर का रेशियो क्या दिख रहा है, इधर 3 इधर 1, तो 1:3 रेजिस्टर का रेशियो उल्टा करेंगे, तो 3:1 में करंट डिवाइड करेंगे, 3:1 में करंट डिवाइड करा तो 3 और 1 4 से डिवाइड करो, एक पार्ट इधर भेजो, तो E/7R, E/7R का करंट आया। अब मुझे M और N के बीच में वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी थी, तो M से N के बीच में देखो 2R रजिस्टर है और E/7R का करंट है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जानी चाहिए, फिर 2R रजिस्टर और करंट है E/7R का, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 2E/7। और क्वेश्चन में मुझे बैटरी के साथ भी एक वोल्ट मीटर दिया है, यहाँ के करंट की रीडिंग पूछी थी, तो वो क्या हो जाएगी 4E/7।
7R। ये एक आंसर हो गया 4E/7R, ये एक आंसर हो गया वोल्टमीटर की रीडिंग 2E/7, और बाकी इस एमीटर की रीडिंग 0 हो गई। चलिए सेकंड व्हीटस्टोन नहीं बन पाया, वो मेरे से ड्रॉ करने में थोड़ा, अमन यार आपका भी गलत हो गया आंसर। आया बच्चों, बताइए क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन ही देखा, मैं चाहा तो डबल व्हीटस्टोन देना चाह रहा था, पर दूसरा मेरे से गलती हो गई, बन नहीं पाया। बाकी इसको सॉल्व तो कर ही सकते थे अपन। हमने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और यहाँ मैंने एक सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना पूछते हुए मैंने कुछ और चीजें पूछ ली, तो वो भी हमने निकाल के बता दी। अब हमने काफी नेटवर्क देख लिए है, थोड़े से और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं अपने, वो देखते हैं जल्दी से, फिर अपन सर्किट सॉल्विंग पे की और कुछ मेथड्स है उन पर आएंगे। तो ये हटा रहा हूं मैं, ये सब हटा रहा हूं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हमारे, वो जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आप लिखिए, एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए हमने एक नॉर्मल जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था वो कुछ इस तरह से होता है। ये ए और सी के बीच में सपोज अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और रेजिस्टेंसेस R1 R2 और इधर R3 R4, इनके रेशो अगर बराबर होते हैं, R1 R2 और R3 R4 के रेशो बराबर, तो बीच का रेशो हटा देते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को मैं ना एक रेक्टेंगल, एक इस तरह से भी दिखा सकता हूँ डायग्राम को। डायग्राम जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा रोम्बस जैसा दिखाया जाए। सेम सर्किट को मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, यस सर। है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसको मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूँ। तो देखिएगा मैं इसे एक्सटेंड करके कैसे बना रहा हूँ। जो अपना नॉर्मल सर्किट था वो अभी इतना था, यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स और थे। अब मैंने क्या करा, इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, बस मैंने एक ही ब्रांच, एक ही इसमें एक्सटेंशन लगाया। आप चाहो तो और एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। आप अगर इस डायग्राम और इस डायग्राम को कंपेयर करेंगे तो आपको एक जैसे ही लग रहे हैं। इसमें ना ये 2 बार रेशो आ रहा है और बीच में एक रजिस्टर है, यहाँ पे 3 बार रेशो है और बीच में 2 रजिस्टर है। तो इसको ऐसे कन्वर्ट करना, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन में अगर ये रेशो R1 R2 R3 R4 R5 R6 ये करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर हो, ठीक है, इफ R1 by R2 is equal to R3 by R4 is equal to R5 by R6, अगर ये रेशियो बराबर है, अगर ये रेशियो बराबर है, तो जो बीच के रेजिस्टेंस है ना, इन्हें हम हटा सकते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस P था, ये रेजिस्टेंस Q था, तो P and Q can be removed. So P and Q can be removed. क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि इनके जो टर्मिनल से यहाँ पोटेंशियल बराबर आएगा, ये दोनों पॉइंट के पोटेंशियल बराबर आएंगे, ये दोनों पॉइंट के पोटेंशियल बराबर आएंगे। नाम दे दूं अगर मैं इन पॉइंट्स को, सपोज ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4, मैंने पॉइंट्स को नाम दे दिया 1 2 3 से। तो P और Q क्यों हटा पा रहा हूँ? क्योंकि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2 इक्वल है, एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 3 और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 4 इक्वल है। तो ऐसा कब हो पाता है? जब इनका रेशो और इनका रेशो बराबर आ जाए, तब हो पाता है। आपको इसमें दोनों ही तरफ, ये तीनों ही तरफ रेशो बराबर चाहिए, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन 3 चीजों के रेशो बराबर चाहिए। ऐसा हो कि भाई 2 जगह बराबर हो, 1 जगह नहीं हो, अब नहीं कर सकते अपन। तीनों बराबर हो तो दोनों रेशो हटेंगे, ऐसा कि 2 बराबर हो 1 नहीं हो तो कुछ भी नहीं हटेगा। समझ में आई क्या बात? क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको अच्छे से?
यस सर। Yes, sir. इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज। अभी मैंने एक एक्सटेंशन करा, यहाँ पे एक रेशो और बढ़ाया, अब इसमें इनफाइनाइट तक रेशो बढ़ा सकते हो, यहाँ पे और रेशो लगाते जाओ और बीच में रेशो लगाते जाओ, ऐसा इनफाइनाइट कर सकते हो आप। अगर ये रेशो बराबर चल रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, चलते जाए। क्लियर? चलो ये पढ़ा अपन ने हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। अब एक और डायग्राम देखिए, वर्टिकल एक्सटेंशन। एक और डायग्राम देखिए, वर्टिकल एक्सटेंशन। वर्टिकल एक्सटेंशन मैं इसको नीचे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, वर्टिकल एक्सटेंशन में इसको नीचे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो नीचे की तरफ बढ़ाऊंगा तो डायग्राम कैसा बनेगा देखिएगा जरा। मैं देखिए नीचे की तरफ और रजिस्टर लगाते जा रहा हूँ। चलिए ऊपर भी 3 ही लगाया था, ये एक्स्ट्रा नहीं लगाता, मैं 3 ही लगाता हूँ, 3 ही रेशो बनाता हूँ। ऐसा सर्किट बन गया, इस तरह का सर्किट है। मान लीजिए ये R1 है, या R2 है, या R3 है, या R4 है, या R5 है और या R6 है। ये रजिस्टर P है, ये रजिस्टर Q है। मान लीजिए इस तरह का सर्किट दिख रहा है। अगर R1 R2 का रेशो, R3 R4 के रेशो, R5 R6 के रेशो ये बराबर हो, इधर 2 का रेशो, इधर 2 का रेशो और इधर 2 का रेशो बराबर हो, तो पॉइंट 1 2 3 इन तीनों के पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। P Q दोनों को हटा सकते हैं। ये R1 R2 का रेशो, R3 R4 का रेशो, R5 R6 का रेशो, इनका रेशो इनका रेशो इनका रेशो बराबर हो, तो P Q दोनों रेशो हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट 1 2 और 3 है पोटेंशियल बराबर हो। आई क्या बात समझ में? ये देखो मैंने नीचे की तरफ इसमें 3 रजिस्टर बढ़ा दिए, तो इसको मैंने वर्टिकल एक्सटेंशन बोला। क्लियर हुआ क्या वर्टिकल एक्सटेंशन? बताइए क्या वर्टिकल एक्सटेंशन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, है ना? ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं बिट्स ऑन बीच के, बिल्कुल ऐसे कैपेसिटर्स में भी होता है। कैपेसिटर्स में भी आप पढ़ेंगे, कैपेसिटर आपका चालू हो गया होगा आई थिंक, तो उसमें भी आप जब सर्किट सॉल्विंग वगैरह थोड़े बहुत देखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के क्वेश्चन देंगे, तो वहां पर भी सारे क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वहां आपको हमने बात करी है तो वहां आपको ज्यादा नहीं कराएंगे, मैं जो बताते जा रहा हूँ तो मैं साथ में बोलते जा रहा हूँ कि सेम कैपेसिटर में भी होगा, तो आप कैपेसिटर के लिए भी सेम होता है, आपको याद रखना। चलिए तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सटेंशन दोनों पढ़ लिया अपन ने बिट्स ऑन बीच के। सब नोट हो गया क्या? नोट हो गया? Yes, sir. ओके तो आगे बढ़ते फिर अपन। सर वर्टिकल एक्सटेंशन में भी कंडीशंस वही है ना, R1 by R2 इक्वल। सेम कंडीशन, पर ये ध्यान रखना वर्टिकल एक्सटेंशन में इनका रेशो इनका रेशो इनका रेशो चलेगा। वर्टिकल एक्सटेंशन में हॉरिजॉन्टल में लगे हुए रेजिस्टेंस का रेशो लेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन में ऊपर नीचे के रेजिस्टेंस का रेशो। ठीक है, इसकी कंडीशन भी यही है, सेम है, दोनों के बीच में जो कंडीशन लिखी है वो दोनों की। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अभी हमने पढ़ा एक्सटेंशन ऑफ बिट्स ऑन बीच। अब ये सब बैलेंस बिट्स ऑन बीच की कंडीशन है सारे। कभी अनबैलेंस दे दिया है तो क्या करना चाहिए? बिट्स ऑन बीच अगर अनबैलेंस दे दिया तो क्या करें हम, ये समझते हैं। मान लीजिए हमें बिट्स ऑन बीच को इस तरह से दिया है, ये हमें कोई सर्किट है, मुझे पूछ लिया कि बैटरी से करंट क्या आ रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इस तरह की है कि बिट्स ऑन बीच बैलेंस नहीं हो रहा है। जैसे 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम और बीच का 1 ओम, ऐसे रेजिस्टेंसेस दे दिए। तो देखिए साफ साफ ये रेशो बराबर नहीं है इसके, तो ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। दिख रहा है आपको? ब्रिज बैलेंस नहीं है। Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, या तो बेसिक तरीका मतलब किरचॉफ लॉ से सॉल्व करो, या दूसरा तरीका स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगाओ। स्टार डेल्टा कन्वर्जन, तो अब अपन समझते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन क्या होता है। किरचॉफ लॉ से सॉल्व करने का तरीका अभी सीखेंगे अपन, वो भी सीखेंगे, पर पहले स्टार डेल्टा समझ रहे अपन।
यहां हम समझेंगे स्टार एंड डेल्टा। स्टार डेल्टा कन्वर्जन 3 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस के लिए लगेगा। जैसे आप 3 पॉइंट ढूंढो, जैसे इन 3 पॉइंट को 3 पॉइंट ले सकते हो, या 1 2 3 ऐसे 3 पॉइंट्स ले सकते हो। तो कोई भी 3 पॉइंट ढूंढो जो ट्रायंगल जैसा कुछ बना रहे। जैसे मैंने पॉइंट ले लिया, सपोज सबको नाम दे देता हूं ए बी सी डी, चलो बी सी डी ले लिया, ठीक है। तो कोई भी 3 पॉइंट्स, उनके बीच में अगर रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट्स को नाम मैं अलग दे रहा हूँ पी क्यू आर, मान लीजिए इनके बीच में रेजिस्टेंस जुड़े थे इस तरह से, 3 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े, तो इसे बोलते हैं कि वो स्टार में जुड़े। अगर 3 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंसेस इस तरह से जुड़े तो हम बोलते हैं कि वो डेल्टा क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 और वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है कैपिटल R1, कैपिटल R2। एक काम करते हैं, यहाँ बड़ा R ले लेते हैं, वहां छोटा R ले लेते हैं। तो पहली चीज तो आपको समझना है कि व्हाट डू वी मीन बाय डेल्टा कनेक्शन एंड व्हाट डू वी मीन बाय स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये समझना है। क्या आपको एक दिख रहा है डायग्राम से समझ में आ रहा है स्टार और डेल्टा का मतलब क्या होता है? यस सर। है ना। तो जैसे मैं ऊपर वाले डायग्राम में देखूं, अगर ऊपर वाले डायग्राम में देखूं तो मुझे पॉइंट बी मतलब ए बी सी, इनके बीच में अगर देखूं तो ए से डी, बी से डी, सी से डी, ये तीनों रजिस्टर मिलकर स्टार बना रहे। अगर मैं एबीसी के लिए देखूं तो डी हो जाएगा वो मिड वाला पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट, डी पॉइंट ये हो जाएगा बीच वाला पॉइंट, और ये बना रहे ये स्टार। ए बी सी के लिए ये 3 रजिस्टर मिलके क्या बना रहे? स्टार। समझ में आ रहा है आपको? सर एबीसी के लिए आप 1 1 और 3 को देख रहे हैं ना? 1 1 और 3 को नहीं, ये 1 1 और ये 2, ठीक है। स्टार कनेक्शन किनका बन रहा है? तो ए बी सी, इन 3 से देखो एक एक रजिस्टर बीच में जुड़ा है। ए बी सी, इन 3 से एक एक रजिस्टर बीच में जुड़ा है, तो ये 3 रजिस्टर मिलकर बना रहे स्टार। दिखा आपको? अब डेल्टा भी दिख सकता है मुझे, इस ट्रायंगल में डेल्टा भी दिख रहा है, इस सर्किल में मुझे डेल्टा भी दिख रहा है। जैसे ये सिंपल सा डेल्टा दिख रहा है मुझे, दिखा आपको? ये डेल्टा है ना। तो डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, दोनों चीजें दिख रही है मुझे उसके अंदर। हम डेल्टा कनेक्शन को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दोनों को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट स्टार इनटू डेल्टा एंड वी कैन कन्वर्ट डेल्टा इनटू स्टार। हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। ये जो कन्वर्जन है इसके लिए हमारे पास होता है फॉर्मूले। ये जो कन्वर्जन है इसके लिए हमारे पास होता है फॉर्मूले। वी कैन कन्वर्ट स्टार कनेक्शन इनटू डेल्टा कनेक्शन एंड वी कैन कन्वर्ट डेल्टा इनटू स्टार, दोनों के दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो डेल्टा टू स्टार के लिए क्या करना है, मुझे ये 3 वैल्यू पता है, तो ये 3 कैसे निकालूंगा ये देखते हैं। हम इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मुझे 3 रजिस्टर ऐसे जुड़े दिख रहे, तो उस कनेक्शन को हटा के मैं नए 3 रजिस्टर लगाकर ऐसा सर्किट दिखा सकता हूं। तो उसके लिए मुझे इन 3 की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो वैल्यूज क्या होती है मैं लिखता हूं यहाँ पे, मुझे डेल्टा टू स्टार के लिए वैल्यू चाहिए। तो स्टार में R1 R2 R3 स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R3 ये रेजिस्टेंस जुड़े हैं, इनकी वैल्यू क्या आती है? बड़े R के टर्म में मैं लिखने वाला हूं। इन रजिस्टर के टर्म में कैसे लिखूंगा देखिएगा ध्यान से। जैसे ये रजिस्टर देखो, ये है R2, ये जुड़ा था यहाँ पर, सही है क्या? ये यहाँ जुड़ा है, इसकी वैल्यू निकालना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम। R2 की वैल्यू निकालने के लिए R2 के ये जो 2 रजिस्टर थे R1 एंड R3, इनका प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम, ये आ जाता फॉर्मूला R2 निकालने के लिए। चलो मुझे R1 निकालना है, ये वाला R1 निकालना है। ध्यान से देखिएगा, स्मॉल R1 निकालना है। स्मॉल R1 यहाँ जुड़ा हुआ था, स्मॉल R1 यहाँ जुड़ा हुआ था, स्मॉल R1 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट
दूसरा क्या R2, नीचे तीनों का सम। आ रही क्या बात समझ में? Yes, sir. जैसे Yes, sir. मुझे ये रजिस्टर चाहिए, ये रजिस्टर चाहिए, तो ये रजिस्टर यहाँ लगने वाला है, ये इन दोनों के बीच में लगने वाला है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कौन, तीनों का सम है। ये फॉर्मूला समझ में आया? Yes, sir. तो अगर डेल्टा कनेक्शन को स्टार में बदलना है तो फॉर्मूला आ गए मेरे पास। तो डेल्टा कनेक्शन जैसे कि इस अब डायग्राम में देखते जाओ, यहाँ पर ये देखिए, ये डेल्टा बन रहा है, दिख रहा है आपको? डेल्टा है Yes, sir. है ना? तो इस सर्किट को मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी लगी थी नीचे, बैटरी दिखा दी, ये ए पॉइंट दिखाया, ए से एक रजिस्टर बी पे गया हुआ है, ए से एक रजिस्टर गया हुआ है नीचे डी पर, ध्यान से देखिएगा बच्चों। और ए और बी के बीच में जो रजिस्टर थे वो था 1 ओम का, ए और डी के बीच में रजिस्टर था 2 ओम का। अब बी सी डी इनके बीच में देखिए डेल्टा है क्या डेल्टा? Yes, sir. है ना? आया ना? प्लीज जल्दी से बताइएगा। बी सी डी इनके बीच में डेल्टा है, इस डेल्टा को स्टार में बदलते, तो इन वन इसको स्टार में बदलेंगे तो ऐसा सर्किट बनेगा, फिर इनके बीच में स्टार बनेगा तो ऐसा हो जाएगा वो, बोलो। Yes, sir. ये होगा ना इनके बीच का स्टार कनेक्शन, देख लीजिए सभी बच्चे। Yes, sir. मुझे इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चाहिए, जो मैंने नए रेजिस्टेंस लगाए इनकी वैल्यू चाहिए, मैंने स्टार दिखा दिया, मुझे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू लिखते हैं। जैसे इसकी वैल्यू निकालना है, ये कहाँ जुड़ा है, ये कहाँ जुड़ा है, ये वो यहाँ जुड़ा है 1 and 3. 1 और 3 के, तो 1 into 3 अपॉन तीनों का सम, 1 into 3 अपॉन तीनों का सम क्या आएगा बताओ? 3/5. 3/5। वेरी गुड। अब एक रजिस्टर ये वाला जो डी से जुड़ा है, डी से जुड़ा वो यहाँ लगने वाला है, Yes, sir. वो किसके बीच में? 1 और 1 के, तो 1 into 1 अपॉन तीनों का सम क्या आएगा? 1/5. 1/5। फिर एक रजिस्टर यहाँ जुड़ने वाला है सी से, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3/5. 3/5। ये आ गई वैल्यूज इनकी, आया समझ में? कैसे मैंने डेल्टा को स्टार में एक बार कन्वर्ट बता दीजिए। करा? देखो ये डेल्टा था मेरे पास, डेल्टा को मैंने स्टार में जोड़ा है, यहाँ पे ये देखो स्टार बना दिया मैंने, आया क्या? स्टार बना, ये आया क्या? यस सर। अब स्टार में मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो एक रेजिस्टर देखो मैंने बी से जोड़ा है, बी से जोड़ा है, बी से जो 1 और 3 के बीच में जुड़ा है उसकी वैल्यू निकालना है, तो 1 into 3 अपॉन तीनों का सम, 1 into 3 अपॉन तीनों का सम, ये आएगा 3/5। 1 into 3 3 और तीनों का सम क्या है 5, 3/5। सही है? यस सर। हाँ, फिर एक रेजिस्टर यहाँ है सी से, ये 3 और 1 के बीच में जुड़ा, तो 3 into 1 अपॉन तीनों का सम, 3 into 1 अपॉन तीनों का सम, 3 into 1 3, तीनों का सम 5, 3/5। आया? आया ना? यस सर। वेरी गुड। फिर ये एक रजिस्टर यहाँ जोड़ा है, इसकी वैल्यू भी निकाल दी, तो मैंने डेल्टा को स्टार में जोड़ दिया। इससे फायदा क्या हुआ? देखो अब फायदा क्या हुआ, देखो सर्किट सॉल्व हो गया। अभी ये 1 और ये 3/5, ये देखो कैसे सीरीज में, Yes, Yes, sir. sir. ये 2 और 1/5 सीरीज में, Yes, sir. Yes, sir. और ये आपस में पैरेलल, Yes, sir. इनका उसके बाद रिजल्ट 3/5 सीरीज, तो ये पूरा सॉल्व हो गया ना सर्किट। अब इसमें करंट वरंट बता सकते हो ना? Yes, sir. मान लो बैटरी का पोटेंशियल 2 वोल्ट दिया था, तो बता सकते हो ना करंट कितना आएगा बैटरी से? Yes, sir. ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आसान हो जाता है। मान लो आपको इन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था एसी के बीच में, तो आप वो निकाल के बता सकते हो। क्लियर? चलो, तो Yes, sir. मैंने डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका एग्जांपल बताया और करके दिखाया। ठीक है, इसके फॉर्मूले भी होते थे। अब मुझे कभी कभी स्टार को भी डेल्टा में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, मुझे कभी कभी स्टार को भी डेल्टा करने में जरूरत पड़ती है, तो इसके फॉर्मूले भी आना चाहिए हमको, इसके फॉर्मूले भी आना चाहिए। तो वो क्या होता है वो देखते हैं। जैसे मुझे ये रेजिस्टेंस निकालने हैं, मुझे R1 निकालना है। R1 कहाँ लगने वाला था? यहाँ, यहाँ जो रेजिस्टर लगने वाला है उसको मैंने R1 बोला था।
देखो R1 यहाँ लगने वाला था, तो ये जो रजिस्टर है वो इस R3 के अपोजिट था, दिख रहा है आपको? है ना? वो R1 लगने वाला यहाँ, वो R3 के अपोजिट है? यस यस सर। तो नीचे R3 और ऊपर तीनों का प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला आता है वो R1 निकालने के लिए। यहाँ लगने वाला रेजिस्टर निकालना है तो एक एक करके इनका प्रोडक्ट लेते जाओ, डिवाइड बाय ये निकालने के लिए इसके अपोजिट वाले से डिवाइड कर दो। सर प्रोडक्ट किसका लिया है आपने? ये जो 3 रजिस्टर थे जो पता थे, इनका दो दो का प्रोडक्ट लेके लिख दिया मैंने। ओके सर। जैसे R2 निकालना है, R2 यहाँ जुड़ने वाला है, यहाँ जुड़ने वाला R2, तो R2 का अपोजिट क्या है यहाँ पे? नीचे स्मॉल R2, तो नीचे लगाओ स्मॉल R2 और ऊपर स्मॉल R1 R2, स्मॉल R1 R3 और स्मॉल R2 R3। ये आ गया हमारे पास R2 की वैल्यू। अच्छा R3 निकालना है, नीचे यहाँ लगने वाला रजिस्टर निकालना है, तो उसके अपोजिट R1 है, तो डिनोमिनेटर में R1 आ जाएगा और ऊपर दो दो का प्रोडक्ट R1 R2 R2 R3 R3 R3। ये हो गए मेरे पास फॉर्मूले कि अगर मुझे डेल्टा स्टार वाले रजिस्टर्स पता है तो डेल्टा के रजिस्टर में निकाल सकता हूँ। आया क्या समझ में फॉर्मूले दिए? यस सर। चलिए सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से इसको। तो वी कैन कन्वर्ट स्टार इनटू डेल्टा एंड डेल्टा इनटू स्टार। और क्वेश्चन में कभी किसकी जरूरत पड़ती है, कभी किसकी जरूरत पड़ती है, आप अपनी इच्छा से जब जैसा जरूरत पड़े वो यूज कर सकते हो। चलिए ये मैंने बता तो दिया स्टार डेल्टा कनेक्शन, और मैंने एक डेल्टा को यहाँ स्टार में भी कन्वर्ट कर दिया जिससे ये सर्किट आगे सॉल्व हो सकता है, ये आपको बताया मैंने। पर मैं खुद इसको प्रिफर नहीं करता। देखो मैं हमेशा बेसिक से सॉल्व करना चाहता हूँ। स्टार डेल्टा आईआईटी वाले ज्यादा पूछते नहीं इस तरह के क्वेश्चन, वो बेसिक्स ज्यादा पूछना चाहते हैं। तो ये क्योंकि फॉर्मूले जो रटने वाला क्वेश्चन है, इससे क्या होता है, क्या रटा है बस और क्या सीखा है इसके अंदर आपने। तो आईआईटीज के क्वेश्चन जो आते हैं, मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं, वो जनरली इस तरह के नहीं पूछते जिसमें स्टार डेल्टा लग जाए। तो स्टार डेल्टा आना चाहिए हमको करके, पर बहुत ज्यादा इस पर रिलाय मत करना, हर जगह ये घुसाते मत बैठना, बेसिक से सीखना भी चाहिए आपको। तो हम इसकी एक और मेथड देखेंगे, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करना, इसकी एक और मेथड देखेंगे अपन बेसिक वाले, वो देखेंगे थोड़ी देर बाद। क्लियर? क्या है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये सब नोट कर लो जल्दी से। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व करा, स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, है ना। फिर मैं आपको अभी की चीज पढ़ाने वाला हूँ। ओके, आई होप कि सबने नोट कर लिया है। मैं हटाने वाला सब ये। स्टार डेल्टा और जिसे अपन अब कुछ और तरह के क्वेश्चन देखते हैं। सिमेट्री पर आएंगे अपन। सिमेट्री से पहले कुछ और छोटी चीजें पढ़ी पढ़ना बची है। तो हम देखते हैं इनफाइनाइट लैडर सर्किट। इनफाइनाइट लैडर सर्किट एक एग्जांपल से समझेंगे हम चीजें। क्वेश्चन ही दे रहा हूं मैं सीधा, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। दो पॉइंट्स ए और बी है, उनके बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट डी। क्या आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? यस सर। ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस बढ़ने से। पॉइंट ए और बी के बीच में मैंने रेजिस्टेंस जोड़े हैं और आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस मैंने वैल्यू नहीं लिखी तो सब आ रही है, ये बढ़ते जा रहे हैं और इन्फिनिटी तक चल रहा है चीज।
बताइए ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, बताइए ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, बताइए। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ऑल द रेजिस्टेंस आर आर, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने, वो भी ट्राई करिएगा, करिए जल्दी से। चलिए आया, पहला क्वेश्चन आया कि नहीं, बताइए जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए था बेटा इसका, ये वाला क्वेश्चन, ये आसान है, दोनों ही आसान है वैसे तो। ये रजिस्टर कितना है, बोलो। आर सर, यहाँ 2 आर, यहाँ 3 आर सर, ये 4 आर, ये 5 आर सर। ऐसा चलते आएगा, ऐसा चलते आएगा। और ऐसा आपस में कैसे जुड़े, ये आपस में कैसे जुड़े, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या करते हैं अपन, इनवर्स ऑफ रेजिस्टर जोड़ते जाते हैं ना। पहला रेजिस्टर आर है, दूसरा 2R, तीसरा 3R, अगला 4R, उसके बाद 5R। ऐसा कब तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। समझ में आया क्या, बहुत लंबे बहुत ज्यादा रेजिस्टर इस तरह से जुड़े हुए। यार सब में R कॉमन आ रहा है, am I right? अंदर बचा क्या, यस सर। 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 अप टू इंफिनिटी। बोलो क्या लिखूं इसको, बोलो। बताइए आगे क्या करूं। सब 12 पढ़े लिखे बच्चे हो, बताओ इसकी वैल्यू क्या आती है। सीरीज ऑफ ln 1 + x, बोलो जल्दी। अरे बाप रे, जल्दी बोलो। आदित्य बता जल्दी से, आती है कि नहीं आती है, बता फटाफट। सर आती है सर, बट सर बोल, माइंड में नहीं आ रहा सर, क्या है सर। माइंड में नहीं आ रही, पढ़ी बाकी बच्चों ने पढ़ी है, यस सर, पढ़ी तो है। पढ़ी है। हाँ तो अब ये देखो, अब ये देखो, फिजिक्स करने के लिए गणित बहुत अच्छा होना जरूरी है। फिजिक्स जब तक नहीं आएगा आपको, जब तक मैथ्स नहीं आएगा। मैथ्स है यार, ये
ये कोई फिजिक्स थोड़ी होता है ln 1 + x की सीरीज क्या है। सर ठीक है? वो कुछ x माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 सर फैक्टोरियल। ऑल्टरनेट सर प्लस माइनस में। प्लस माइनस में आते हैं क्या अल्टरनेट में? सर शायद x माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नहीं देता सर। अच्छा प्लस माइनस में देते क्या? यस सर। तो फिर मेरे से गड़बड़ हो गई, फिर यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं किया आपको। इस सीरीज का सम आता है कि नहीं आपको? 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, बीच में माइनस आता है वो उस सीरीज में ln 1 + x की सीरीज में बीच में माइनस आता है। तो फिर ये तो फंस गया यार, फिर तो मैंने आपको गड़बड़ दे दी। e की पावर x में तो फिर वो आ जाएगा, e की पावर x में तो हमारे पास फैक्टोरियल आ जाता है ना? यस तो अब यार इस सीरीज में फंस गए, मेरे से गलती हो गई। लॉन की सीरीज में मेरे को याद तो था क्या माइनस होता है बीच में, पर मैंने बीच में यहाँ पे तो माइनस कर ही नहीं सकता क्रिएट में। तो बस अब इसको आप आगे नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो आप यहाँ पे इतना आंसर दे दो। इस सीरीज का आंसर मैथ्स वाले टीचर से पूछ लेना, अगर वो बता पाए तो वो लिख लेना इसका आंसर क्या होता है, ठीक है? बस आपका काम बचा यहाँ पे सीरीज का सम लिखना। सीरीज का अगर सम लिख लिया तो फिर आर इक्विवेलेंट आ गया, तो ये हो गया। अच्छा मैंने क्वेश्चन क्या सोच के दिया था, मुझे गलती से ऐसा याद रह गया था कि लॉन की सीरीज ये होती है, ln 1 + 1 मतलब ln 2 की सीरीज ये होती है। ln 2 की सीरीज आपने बताया अभी, मुझे बीच में माइनस आता है, मुझे गलती से क्या याद रह गया था, यहाँ प्लस प्लस ही चलता है, तो ये ln 2 बन जाता अगर ऐसा होता तो, है ना? अगर वैसा Yes, होता तो sir. ln 2 बन जाता ना, ठीक है? यस सर। है ना? तो ln 2 बन जाता, तो मैं उस हिसाब से दे रहा था क्वेश्चन आपको, यहाँ ln 2 की सीरीज बनवा देता। ठीक है, थोड़ी मेरी गलती हो गई, सॉरी। पर इसको दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर देता हूँ, एक काम करो, आप कर पाओ ऐसा कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर 3 5 ये वाले रजिस्टर हटा देता हूँ, जो ऑड नंबर वाले रजिस्टर है हटा देता हूँ, फिर कर पाओगे क्या बताओ? सर इस क्वेश्चन में भी अगर डिनोमिनेटर में हम लगा दें समेशन ऑफ सीरीज तो हो सकता है। नहीं ऐसा होता नहीं है, वो मैथ्स में पूछना आप इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? इसको सॉल्व करना मैथ्स में, इसको सॉल्व करना मैथ्स में। चलो अगर मैं ये बीच में ऑड वाले रजिस्टर हटा दूं, जैसे मैंने 3 वाले रजिस्टर हटा दिए, ये 5 वाला हटा दिया, उसके बाद मैं आगे इस तरह से अगर करते जाऊं तो क्या सॉल्व कर पाओगे? ऐसे ट्राई करना आप, चलो ठीक है? ये जैसे 1/3 हट गया, 1/5 हट गया, फिर देखना क्या आ रहा है, फिर उसको सॉल्व कर पाओगे क्या, चेक करना आप, ठीक है? चेक करोगे यस सर। ना? तो आप ये घर पे कर लेना आप एक बार ट्राई, चलिए, है ना? ये घर पे करना ट्राई इसको। इसमें जो क्वेश्चन जो आता है वो नॉर्मली रहता है कि एक इनफाइनाइट सीरीज बना देते हैं 2 की पावर वाली, 2 रजिस्टर के बाद है ना 4 देते हैं, 4 के बाद 8 देते हैं, 4 के बाद नेक्स्ट रजिस्टर वो 8 देते हैं। इसमें जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड जो आता है ना, पहले 2 रजिस्टर दिए, फिर 4 दिए, 4 के बाद सीधा 8 रजिस्टर देंगे, उसका डबल कर देंगे, फिर 8 के बाद 16 कर देंगे, उसका भी डबल कर देंगे, तो फिर सीरीज क्या बन जाती है, वो 1/2 की पावर वाली इन्फिनिटी वाली सीरीज बन जाती है, जैसे जीपी की इनफाइनाइट जीपी बन जाती है ना? यस सर। यहाँ पे 8R रजिस्टर कर देंगे, 8R, उसके बाद 16R कर देंगे, तो यहाँ चलते जाएगा, फिर इसको 1/8R कर लेना, फिर 1/16R कर लेना, अगर ऐसा दिया होता क्वेश्चन में, तो फिर जीपी बन जाती, फिर वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी, तो इस चक्कर में थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। चलो अब ठीक है, क्या कर पाओगे? अब ये वाली तो कर सकते थे आप क्वेश्चन, यस सर। ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन हो गया जो स्टैंडर्ड होता था, मैंने कोशिश करी थी इसको बदलने की। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ था मैंने सेकंड, ये करो, सेकंड करो, ये पहला वाला हटा रहा हूं मैं। अमन का आंसर आया 2। चलो सेकंड क्वेश्चन इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत स्पेशल तरीका होता है, जरा वो तरीका समझ लीजिए, क्योंकि टाइम भी अपना कम बच रहा है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। यहाँ पर मुझसे पूछा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, लेकिन ए और बी के बाद चलो इन पॉइंट्स को, यहाँ जो पॉइंट है इनको सीडी बोल देते हैं, इन पॉइंट्स को सीडी बोल देते हैं। सीडी से आगे देखो
सीडी से आगे जो सर्किट है, यहाँ से जो सर्किट है वो वही है ना जो ए और बी से दिख रहा था पूरा, कोई फर्क है यस क्या? सर। यस अगर सर। मैं सीडी से काट कर ये दो रजिस्टर हटाकर देखूं और सीडी से आगे पूरा सर्किट देखूं तो सर्किट बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ना जैसा एबी से दिख रहा था, कोई फर्क है क्या? नो सर। नहीं है ना। नो सर। तो सर्किट सॉल्यूशन देख रहे हैं हम यहाँ पे, सर्किट इज आइडेंटिकल फ्रॉम सीडी। सीडी से देखने पे सर्किट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा एबी से था, एज इट इज फ्रॉम एबी। तो अगर एबी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, लेट आर बिटवीन एबी, रेजिस्टेंस बिटवीन एबी इज आर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सीडी भी सेम ही आना चाहिए क्योंकि सर्किट आइडेंटिकल दिख रहा है, कोई फर्क ही नहीं है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी सेम आना चाहिए। समझे क्या? अगर मैं सीडी से आगे देखने पे मुझे सर्किट आइडेंटिकल दिख रहा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आइडेंटिकल आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी पॉइंट से देखो एक रजिस्टर 1, फिर यहाँ पे 2 ओम कनेक्टेड है और फिर ये पॉइंट आ गया सीडी, 1 और 2 ओम कनेक्टेड है, फिर पॉइंट आ गया सीडी। अब सीडी से आगे जो पूरा सर्किट है वो वही है जो एबी से दिख रहा है और उसका इक्विवेलेंट अपन ने क्या मान लिया, आर। तो यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखा सकता हूँ ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ही तो होता है कि सब हटाओ और वो एक अकेला रेजिस्टेंस दिखा दो। ये बात समझ में आई क्या? मैंने यहाँ आर लगाया, ये बात समझ में आई क्या? मैंने यहाँ पे एक आर रेजिस्टेंस लगाया। यस सर। ठीक है। अब ये जो सर्किट है ये सॉल्व करके मुझे एबी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल सकता है, मुझे एबी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल सकता है। चलो वो निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आर और ये 2 कैसे दिख रहे हैं मुझको? पैरेलल। तो क्या आएगा इनका 2 into r upon 2r 2 plus r और उसके साथ 1 ओम सीरीज में। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि r बिटवीन ab वो आ जाएगा 1 ओम के साथ, ये पैरेलल सीरीज में था और ये क्या था 2 into r upon 2 plus r। तो ये हो गया r बिटवीन ab, बट r बिटवीन ab अपन ने क्या माना था, सही है ना? रेजिस्टेंस बिटवीन एबी को तो अपन ने आर माना था ना, तो इस चीज की वैल्यू आर आनी चाहिए। रेजिस्टेंस बिटवीन आर बिटवीन एबी वो अपन ने आर माना था, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एबी वो हमने आर माना था, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आर ही तो आना चाहिए। सही बात है क्या? यस सर। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करके आर आ रहा है ऐसा मान लेते, आना ही चाहिए क्योंकि वो। तो अब देखो ये मेरे पास क्या बन रहा है कि इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन बन रही है। तुम देखो यहाँ पे r+2 का यहाँ एलसीएम ले लो तो आ जाएगा r+2 + 2r होल थिंग डिवाइड बाय r+2 और उधर r, ये उधर मल्टीप्लाई कर देते अपन, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, तो आई विल गेट r² + 2r, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा तो r² + 2r इक्वल टू यहाँ क्या हो गया r+2r 3r+2। एक इक्वेशन बन रही देखो मेरे पास r के टर्म्स में, इसे और सॉल्व करो तो यार r², ये 3r इधर लेके आते -r -2 = 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स आप निकाल सकते हो, वो आ जाएगा -b ± √b² -4a × c, ऐसे निकालते ना अपॉन 2 है। am I correct? क्या मैं सही लिख रहा हूँ? यस सर। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 ± √(-1 का स्क्वायर 1), ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया 4 × 2 8, नीचे आ गया 2, 8 + 1 9, 9 का रूट 3, यहाँ आ गया 1 ± 3/2। मैं अगर प्लस साइन लूंगा तो मुझे r क्या मिलेगा 2, और माइनस साइन लूंगा तो r क्या मिलेगा -1। यार रेजिस्टेंस माइनस में थोड़ी होता, रेजिस्टेंस माइनस में थोड़ी होता है, इसे डिस्कार्ड कर दो, केवल 2 ही सही आंसर है। तो दिस इंप्लाइज दैट r = 2 ओम। तो यहाँ से मुझे समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम का आ रहा है, जो हमने r इक्विवेलेंट माना था ab के बीच में वो 2 ओम आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। बताइए आ रहा था क्वेश्चन? यस सर। तो ये जो मैंने क्वेश्चन करा इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर सर्किट
एक इंफिनिटी तक एक सर्किट चलते जा रहा था। सॉल्व कैसे करा हमने, मुझे AB से जो सर्किट दिख रहा है बिल्कुल आइडेंटिकल सर्किट दिख रहा था CD से, तो CD को मैंने हटाकर, इसके बाद जो भी सर्किट है वो हटाकर मैंने R लगा दिया और मैंने मान लिया था AB के बीच में R दिख रहा था, तो AB के बीच में R दिखेगा तो CD के बीच में भी R दिखेगा, इसलिए CD का सब हटा के मैंने R लगा दिया। अब ये सॉल्व करने पर ये आया, दिस शुड बी R, रेजिस्टेंस बिटवीन AB हमने R ही माना है, तो मेरे पास R के टर्म्स में इक्वेशन आ गई। सॉल्व करा तो उससे R की वैल्यू मुझे समझ में आ गई कि 2 ओम होना चाहिए। क्या मेथड समझ में आई आपको अच्छे से? यस सर। ओके, तो जैसा अपन ये रेजिस्टेंसेस में करा है सेम कैपेसिटर्स में भी होता है, वहां पे बस सीरीज पैरेलल उल्टा लगाना पड़ता है, बाकी तो सब कुछ सेम। तो लेडर सर्किट वहां पर भी हो सकता है। चलिए, तो अपन ये लेडर सर्किट सॉल्व करना सीखा। अभी हमने सर्किट सॉल्विंग में सिमेट्री नहीं करी, हमारा सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बच गया है अभी, और फिर सर्किट सॉल्विंग और अच्छे से देखेंगे अपन, किरचॉफ करंट लॉ लगाना, लूप लॉ के क्वेश्चन देखना, और फिर नोडल एनालिसिस क्या होता है वो सब सीखना, ये अपना नेक्स्ट क्लास में टारगेट रहेगा। क्लियर? चलो बच्चों, तो मैंने काफी Yes, sir. टाइम ले लिया आपका, तो मैं रोक रहा हूँ, अभी एंड कर रहे क्लास। नेक्स्ट